हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात सियासत की। शरद पवार के घर कल यानी मंगलवार को एंटी मोदी मोर्चे की चाय पार्टी है और इस मुलाकात से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी पवार से मुलाकात की है। ये उनकी पवार से दूसरी मुलाकात थी, तो 2024 की हलचल शुरू हो गई है। फर्क यह है कि अब सियासत की धुरी 10 जनपद से पवार के घर 6 जनपद पर रही है। मगर कल लोगों की मौजूदगी से ही यह तय होगा कि पवार कितनी पावर रखते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिर गया है। अजय मोदी के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। गोलबंदी चालू हो गई है। मोर्चे का मंच महाराष्ट्र में होगा, धुरी दिल्ली में होगी। मंगलवार को होगी बैठक। मंगलवार को बनेगी एंटी मोदी मोर्चे की तस्वीर। मगर मत भूलिए, अब इस मोर्चे का एक्सेस 10 जनपद नहीं होगा। अब इस मोर्चे का केंद्र होगा 6 जनपद। शरद पवार का दिल्ली का ठिकाना। मराठे कभी कुछ भूलते नहीं हैं। पवार भी अपना पानीपत भूले नहीं हैं। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के खिलाफ पहला मोर्चा पवार का था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी जो आज तक कायम है। ये तो मौजूदा यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और शरद पवार के बंगलों में ज्यादा फासला नहीं है। शरद पवार 6 जनपद में रहते हैं, तो यूपीए की मौजूदा चेयरपर्सन और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी का घर सड़क पार कर 10 जनपद पर है। लेकिन 1990 के दशक से 2021 तक आते आते राजनीति के मायने बदल गए हैं। राजनीति का पावर प्ले पूरी तरह से बदल गया है और 2021 में शरद पवार का ये 6 जनपद का निवास राजनीतिक गहमा गहमी का केंद्र बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मोदी विरोधी मोर्चे की शरद पवार अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं। 2009 में एक बार दिग्विजय सिंह ने कहा था कि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक्सीडेंटेड गांधी परिवार हैं और उन्हें वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों ही नेताओं ने उस समय दिग्विजय सिंह की नहीं सुनी। शरद पवार अपने बंगले में बने रहे और अब 2021 में इसी बंगले से 6 जनपद से शरद पवार मोदी विरोधी मोर्चे की अगुवाई करेंगे। जी हां, इस मोर्चेबंदी में कांग्रेस की हैसियत देखिए और समझिए गांधी परिवार आज किस कदर हाशिए पर जा चुका है। शरद पवार ने मंगलवार को 15 पार्टियों को दिल्ली में अपने घर पर दावत दी है। 15 पार्टियों के प्रपंच के पंच पवार हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन होगा अब तक तय होना बाकी है। मंगलवार को शाम 4 बजे पवार की चाय पार्टी में कौन लोग होंगे कहना मुश्किल है, मगर मोर्चे की मोटी तस्वीर समझिए। अगर शरद पवार सेंटर में होते हैं तो उनके साथ होंगी बंगाल से ममता बनर्जी, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, यूपी से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव, झारखंड से हेमंत सोरेन, आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी, तमिलनाडु से एमके स्टालिन, लेफ्ट से सीताराम येचुरी और डी राजा दोनों। मंगलवार को होने वाली मोर्चे की बैठक राष्ट्रमंच के बैनर तले होगी। ये राष्ट्रमंच यशवंत सिन्हा ने 2014 के बाद बनाया था। सिन्हा बीजेपी के उस असंतुष्ट खेमे का नेतृत्व करते थे जिसे मोदी की अगुवाई में कोई मौका नहीं मिला। 2019 में उन्होंने अपने सुपुत्र जयंत सिन्हा को वोट दिया या नहीं ये भी तय नहीं है, मगर बंगाल चुनाव में अचानक उन्होंने पाला बदला। अब वो तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। मोदी के धुर विरोधी यशवंत सिन्हा ने अपने मंच का मचान अब मोदी विरोधी मोर्चे की गोलबंदी के लिए मुहैया करा दिया है। विपक्षी पार्टियों की भी एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे। और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी और धीरे धीरे सभी दलों को एकजुट करने का काम आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पवार साहब ने कहा था कि हम विपक्ष की एकता और उन्हें एकजुट करने के लिए काम करेंगे,
उसी दिशा में कल से बैठक की शुरुआत हो रही है। आइए पवार साहब से पॉलिटिक्स के मास्टर स्ट्रेटजिस्ट कहे जा रहे प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बात कर लें। प्रशांत किशोर और शरद पवार की मुलाकात की मानी बहुत साफ है। दीवार पर लिखी इबारत को गौर से पढ़िए। 2014 के बाद प्रशांत किशोर हर एंटी मोदी फोर्स के साथ हैं। भारतीय राजनीति का वो एक ऐसा चेहरा है जिसकी प्रतिभा मोदी ने ही पहचानी, मगर वो आज मोदी के ही खिलाफ है। प्रशांत किशोर ब्रांडिंग के खिलाड़ी हैं जो दरअसल विज्ञापन की जबान है। मोदी ने प्रशांत किशोर के इस बाजारवाद को नकार दिया। प्रशांत किशोर का फॉर्मूला सीधा सा है। पर्सोना यानी व्यक्ति, परसेप्शन यानी व्यक्ति के बारे में एक राय, और फिर डेटा डिगिंग यानी आंकड़ेबाजी। उनकी कामयाबी के कसीदे काटने वाले भूल जाते हैं कि प्रशांत किशोर यूपी के लड़कों के साथ फ्लॉप साबित हुए थे। राजनीति में हर बार 2 दूनी 4 का गणित नहीं होता, एक केमिस्ट्री भी जरूरी है जो खूबसूरत तस्वीरों के बाद भी लोगों को राहुल और अखिलेश के बीच नहीं दिखी। प्रशांत किशोर यूं तो अब राजनीति की रणनीति का धंधा छोड़ने की बात कर चुके हैं, मगर पवार से उनकी 2 मुलाकातें हो चुकी। पहली मुलाकात मुंबई में हुई जो 3.5 घंटे चली। इस मुलाकात में बेटी सुप्रिया सुले थी, मगर भतीजे अजित पवार नहीं थे। दूसरी मुलाकात दिल्ली में हुई जो बस आधे घंटे चली, और इसी के बाद विपक्ष की बैठक की खबर आ गई। मगर जिस ममता बनर्जी को तीसरी बार सीएम बनाकर प्रशांत किशोर लाइमलाइट में है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी ने हमारे राष्ट्र के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर आप वोट देंगे किसी राजनीतिक दल के लिए जो जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको मौत के घाट उतारा जाएगा। अगर आप महिला कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आपका सार्वजनिक बलात्कार किया जाएगा। अगर आप पुरुष कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो या तो आपका शव कहीं लटकता मिलेगा, या आपके सर पर बम फेंका जाएगा, या आपको परिवार सहित आपके गांव से बेदखल किया जाएगा जब तक आप रहम की भीख ना मांगे। इसलिए मैं आभारी हूं माननीय न्यायालय की, जिन्होंने इस प्रकार का ऑर्डर दिया ताकि निश्चित रूप से जनता को न्याय मिल सके। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर प्रोब हो रही है, एनएचआरसी कर रही है, तो ममता सरकार को, ममता बनर्जी को इतना डर क्यों? डर इसलिए है क्योंकि उनकी राजनीति हमेशा रही है कि रेप और मर्डर को वो एक राजनीतिक शस्त्र बनाकर इस्तेमाल करते हैं। कहीं वो तथ्य के आधार पर देश ये जान न ले कि वो कितने निर्मम है। डर शायद इस बात का है कि उन्होंने खुद अपनी अध्यक्षता में बंगाल में कितनों को घर से बाहर निकलवाया, जिनका सिर्फ और सिर्फ कसूर ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में सार्वजनिक रूप से समर्थन करते थे। बंगाल की सियासी कहानी बहुत अलग है, मगर एंटी मोदी मोर्चे की जमीनी सच्चाई को भी समझिए। यह समझने के लिए आंकड़े देखिए, सब समझ में आने लगेगा। पहले यूपी चलिए, जहां पंचायत चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव के हौसले आसमान पर हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 39.67% वोट हासिल कर पहले नंबर पर थी, जबकि 21.82% के साथ समाजवादी पार्टी 47 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर थी। मजे की बात यह कि मायावती की बीएसपी को समाजवादी पार्टी से तकरीबन आधा फीसदी ज्यादा वोट मिले, मगर सीटों का आंकड़ा 19 पर सिमट गया। अखिलेश यादव कोरोना काल के बाद की सियासत में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। जाहिर है कोरोना ने नाराजगी तो पैदा की, मगर योगी सरकार के प्रयासों से यह नाराजगी बहुत हद तक दूर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भले ही कोरोना काल के दौरान पैदा हुई नाराजगी को एक अवसर के रूप में देखा हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी मजबूरियों को, समस्याओं को भली भांति समझा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीके से लेकर के जनता की हर एक सेवा को प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। जनता भी समझ गई है कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी वैश्विक महामारी है जिससे पूरा विश्व बुरी तरीके से जूझ रहा है। योगी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे उन सियासी भ्रम को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, जो दरअसल चुनाव के दौरान माहौल को खराब करने का काम करते हैं। और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक उभार भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है।
बहरहाल यूपी और पंजाब के विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। पंजाब पर कांग्रेस और अकाली दल के अलावा नजर आम आदमी पार्टी की है। पिछली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं कर पाए। इस बार वो समस्या की जड़ समझ रहे हैं, लिहाजा उनका ताजा बयान सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी पावर में आई तो दलित डिप्टी सीएम होगा और सीएम सिख। आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसके बारे में हमारे अंदर खूब चर्चाएं चल रही हैं। जो भी होगा समय आने पे आपको बताएंगे और आपको एक ही बात कह सकता हूं कि पूरे पंजाब को उसके ऊपर नाज होगा। और एक चीज पक्की है, आम आदमी पार्टी का पंजाब का सीएम फेस सिख समाज से होगा। सिद्धू साहब तो कांग्रेस के नेता हैं। आपसे बात चल रही है क्या? आपके साथ मेरे ख्याल से देखिए, मैं सिद्धू साहब का बड़ा सम्मान करता हूं। सिद्धू साहब कांग्रेस के नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो इस तरह की ऐसे लूज टॉक नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता के बारे में। मतलब अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले आप ही को बताएंगे। केजरीवाल का अमृतसर में स्वागत काले झंडों से हुआ। विरोध करने वालों में कांग्रेस और अकाली दोनों थे। मगर केजरीवाल अपने एजेंडे बखूबी समझते हैं। वो दर्शन के लिए हरमंदिर साहब भी गए और दुर्गियाना टेंपल भी। आइए पंजाब में 2017 के चुनाव का वोटों का और सीटों का गणित समझ लीजिए। कांग्रेस 38.50% वोट हासिल कर 77 सीटों के साथ सबसे आगे थी, जबकि आम आदमी पार्टी 23% से ज्यादा वोट पाकर 20 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। शिरोमणि अकाली दल 25.24% वोट के साथ 15 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी उसकी सहयोगी के बतौर 5.39% वोट के साथ 3 सीटों तक सीमित थी। मगर ये जानना दिलचस्प है कि वोट के लिहाज से दूसरे बड़े कंटेंडर कौन होंगे। शरद पवार का मोर्चा कहां खड़ा होगा। आरजेडी का विधानसभा चुनाव का वोट प्रतिशत 23.11% रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट शेयर 18.72% रहा है। शिवसेना का महाराष्ट्र में 16.41% रहा तो एनसीपी का 16.71% रहा। लोकसभा के चुनाव में तस्वीरें बहुत बदलती हैं। रहा सवाल स्टालिन और जगनमोहन का, तो उनकी बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन राज्यों में अभी बीजेपी का कोई स्टेक नहीं और दोनों पार्टियां केंद्र की सत्ता के साथ ही जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।